गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात। हम लोग कक्षा 11 के जो प्रथम अध्याय था उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। जो हमारा प्रथम अध्याय था वो था सजीव जगत। क्या था? सजीव जगत। तो सजीव जगत हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग ये पढ़े थे कि सजीव के लक्षण क्या होते हैं। तो उसमें हम लोगों ने पहले लक्षण को हम लोगों ने जाना था वृद्धि, जिसमें आकार, माप, भार ना आदि चीज़ें आती थी। तो अगर सजीव में क्या होता है, आकार में वृद्धि होता है, माप में वृद्धि होता है ना, और उसके बाद भार में वृद्धि होता है। अगर सजीव है तो इतनी उनमें क्या होगा, इतनी क्रियाएं संपन्न होंगी। तो अब बात वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया था वृद्धि के बारे में। आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा। अब उसके बाद आता है कि सजीव में और कौन लक्षण होते हैं। पहला काम तो वृद्धि हो गया। तो बात की बात है, क्या वृद्धि से सजीव चलता है? नहीं। तो देखिए, सजीव में जो होता है विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं वो सम्मिलित होती हैं, जो क्रमबद्ध तरीके से चलकर किसी भी प्राणी का जीवन चक्र पूरा करती हैं। तो उसी का अगली कड़ी है, यानी हम कह सकते हैं जब हम पढ़ेंगे सजीव तथा निर्जीव में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो वहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कक्षा 11 में कि सजीव क्या है, सजीव तथा निर्जीव में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हमारा यही टॉपिक होगा। वृद्धि किसमें पाई जाती है? सजीव में पाई जाती है। जनन किसमें पाई जाती है? सजीव में पाई जाती है। उपापचय की क्रियाएं किसमें पाई जाती हैं? सजीव में पाई जाती हैं। संवेदनशीलता किसमें पाई जाती है? सजीव में पाई जाती हैं। जीवन चक्र किसमें पाया जाता है? सजीव में पाया जाता है। जीव द्रव्य किसमें पाई जाती हैं? कोशिका का संगठन किसमें पाया जाता है? तो ये सब सजीव में पाए जाने वाले एक क्रम है जिसके माध्यम से जीवन का संचालन होता है। तो हम लोग उस दिन वृद्धि को पढ़ा था कि सजीव में एक प्रमुख लक्षण है, वो है वृद्धि। आज हम लोग अगली टॉपिक के लिए आएंगे जिसका नाम है जनन। हम लोग जानते हैं सभी सजीव प्राणी जनन की क्रिया पूर्ण करके अपनी निरंतरता को बनाए रखते हैं। तो एक शब्द में हम कह सकते हैं, अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता को क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। तो यहाँ पर जनन हो गया, लेकिन क्या सभी प्राणी जनन एक ही तरीके से करते हैं? नहीं। जनन कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन है? अलैंगिक जनन। दूसरा कौन हो जाएगा? लैंगिक जनन। देखिए, अलैंगिक जनन के अंतर्गत किसी यानी उसमें एक ही युग्मक की आवश्यकता होती है, यानी एक ही युग्मक की आवश्यकता होगी, नर या मादा, या नर होगा तो मादा की आवश्यकता नहीं होगी। तो यानी हम एक तरह से सीधे सीधे कहते हैं, जब एक ही जनक की आवश्यकता हो, किसी जीव में अपने संतान उत्पन्न करने के लिए जब एक ही जनक की आवश्यकता हो, तो क्या कहेंगे हम? अलैंगिक जनन कहेंगे। यानी किसी भी जीवों की निरंतरता बनाए रखने के लिए नर और मादा की आवश्यकता न होकर केवल एक ही जनक हो, उसे हम कहते हैं अलैंगिक जनन कहते हैं। तो अलैंगिक जनन ज़्यादातर कहाँ होते हैं? ध्यान में रखिएगा, अलैंगिक जनक ज़्यादातर एक कोशिकी जीवों में होते हैं। कहाँ होते हैं? एक कोशिकी जीवों में होते हैं। आप लोगों ने अमीबा को देखा होगा। किसको देखा होगा? अमीबा को देखा होगा। अमीबा क्या है? जैसे मान लीजिए इसका आकार से साइज निश्चित नहीं है, लेकिन ये क्या करता है? अपने साइज में परिवर्तन करके, यानी एक ही अमीबा से 2 अमीबा को क्या कर देता है? जन्म कर देता है, यानी जन्म देता है। एक अमीबा से ही बिना जनन के माध्यम से, अपने एक ही जनक के माध्यम से अपने बॉडी को तोड़ता है, विखंडित करता है, और 2 अमीबा को क्या करता है? जन्म देता है। किसके अंतर्गत है? एक कोशिकी के अंतर्गत है। इसी तरह प्लेनेरिया है, उसे किसी भी भाग पे अगर हम काट देंगे तो प्रत्येक कटे हुए प्लेनेरिया से अनेक प्रकार के प्लेनेरिया का जन्म होगा। इसके अंतर्गत जैसे अलैंगिक जनन के अंतर्गत क्या आता है? जैसे मुकुलन, आप लोगों ने नाम सुना होगा। हाइड्रा का नाम सुने होंगे। हाइड्रा बड़ा होता है और कहीं से उभार आता है, उभार के माध्यम से नए संतति का निर्माण कर देता है। तो कहने का मतलब, जिसमें केवल एक ही जनक की, अमीबा क्या है? एक है। इसमें और कोई दूसरा अमीबा मिल के जनन नहीं करता। एक ही अमीबा विखंडित होकर 2 अमीबा को जन्म देते हैं। इसी प्रकार जो है
हाइड्रा है उसमें मुकुलन एक ही पौधे से उभार आएगा और नए पौधे को जन्म देगा। तो इस तरह से प्लेनेरिया है उसे हम क्या करेंगे, काट देंगे, तोड़ देंगे, तो भी क्या करेगा, प्रत्येक कटे हुए भाग, टूटे हुए भाग से नए प्लेनेरिया का जन्म होगा। तो इतना ये आप लोग समझते रहिएगा। सभी एक कोशिकीय प्राणियों में लगभग क्या पाया जाता है, अलैंगिक जनन पाया जाता है। अब दूसरी स्थिति ये आती है कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं, यानी जिसमें एक ही जनक की आवश्यकता उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। उदाहरण हम ले लिए, अमीबा ले लिए ना, प्लेनेरिया ले लिए, उसके बाद हम लोग क्या ले लिए, हाइड्रा ले लिए। अगर हम बात करें लैंगिक जनन की, उसमें दो अलग अलग विपरीत जनक की आवश्यकता होती है। यानी लैंगिक जनन किसे कहते हैं, जिसमें दो अलग अलग जनक पाए जाएं, जनन की क्रिया को पूर्ण करके अपने जैसे संतान उत्पन्न करें, उसे हम क्या कहेंगे, लैंगिक जनन कहते हैं। जैसे नर युग्मक और मादा युग्मक, यानी नर तथा मादा युग्मक, नर तथा मादा का संलयन ना, दोनों का मिलकर, जिसे हम कह सकते हैं एक तरह से, जैसे ये क्या हो गया, नर हो गया और ये क्या हो गया, मादा हो गया। जैसे इसके हम लोग उदाहरण हैं, तो क्या बनाएगा, नर युग्मक बनाएगा, क्या बनाएगा, नर युग्मक बनाएगा। ये क्या बनाएगा, मादा युग्मक बनाएगा। यानी नर युग्मक तथा मादा युग्मक, क्या, नर युग्मक तथा मादा युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट से क्या होता है, नए संतान का जन्म होता है। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यानी नर तथा मादा जिसमें सामान्य रूप से जनन करके, यानी दो विपरीत जनक आपस में मिलकर अपने जैसे संतान उत्पन्न करें, उसे हम क्या कहेंगे, लैंगिक जनन कहेंगे। लैंगिक जनन जैसे नर हो गया, मादा हो गया, नर युग्मक मादा युग्मक दोनों आपस में क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे और क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जाइगोट। जब जाइगोट होगा तो नए संतान की उत्पत्ति होगी। हाँ, तो ये हो गया क्या कि लैंगिक जनन के ये उदाहरण हो गए। हम लोग जितने भी बहुकोश की, ज़्यादातर सभी बहुकोश की क्या करते हैं, लैंगिक जनन करते हैं। जैसे मनुष्य, घोड़ा, बकरी, गाय आदि क्या करते हैं, ये लैंगिक जनन करते हैं। और अलैंगिक जनन कौन करते हैं, ज़्यादातर बहुकोश की जीव करते हैं। तो इतना क्लियर होगा। थोड़ा से हमने ये जान लिया कि अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं, या अपने संतान की निरंतरता को बनाए रखना हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। जनन कितने प्रकार के होते हैं, जनन दो प्रकार के होते हैं। पहला हम कहेंगे लैंगिक, दूसरा कहेंगे अलैंगिक, या जो भी आप कह लें। तो लैंगिक के अंतर्गत क्या होता है, दो विपरीत नर युग्मक जनक की आवश्यकता होती है जो आपस में फ्यूज करके नए संतान की उत्पत्ति करते हैं। जबकि अलैंगिक में केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है, जैसे अमीबा ना, प्लेनेरिया, हाइड्रा इटीसी। तो कहने का मतलब जहाँ एक ही जनक के माध्यम से संतान की उत्पत्ति हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, अलैंगिक कहेंगे। तो इतना ही क्लियर हो गया। थोड़ा सा आप लोग ये मुख्य पॉइंट थोड़ा सा याद में रखिएगा कि कुछ ऐसे भी जीव हैं जो जनन नहीं करते। परीक्षा में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा जीव जनन नहीं करता, तो आप जान जाइएगा कि पहला जीव है खच्चर। कौन है, खच्चर। और क्या है, कामगार मधुमक्खी। कौन, कामगार मधुमक्खी। ये ऐसे जीव हैं जो क्या करते हैं, जनन नहीं करते। खच्चर के बारे में आप लोग जानते हैं। कामगार मधुमक्खी जैसे छत्ते में रहने वाला एक क्या होता है, रानी मक्खी होती है, एक ड्रोन होता है, एक श्रमिक मक्खी होता है। जो उसमें श्रमिक मक्खी होता है, कार्य करने वाला होता है। कामगार मक्खी वो जनन नहीं करता, केवल भोजन पहुंचाना, भोजन की व्यवस्था करने का कार्य करता है। तो वो कौन सा जीव है, जो कंपटीशन में पूछा जाता है, वो कौन सा जीव है जो जनन नहीं करता, तो हम कहेंगे कामगार मधुमक्खी और खच्चर। तो इस चीज़ को ध्यान में आप लोग रखिएगा। अगला है उपापचय। क्या है, उपापचय। तो उपापचय क्या है, तो उपापचय जीवित शरीर में होने वाली, जीवित शरीर में यानी हम लोगों में होने वाली समस्त रासायनिक प्रक्रिया, हम लोगों में होने वाली समस्त रासायनिक प्रक्रिया उपापचय कहलाती है। जितनी भी रासायनिक प्रक्रिया हमारी बॉडी के अंतर्गत होती है, उसी को क्या कहते हैं, उपापचय कहते हैं। ध्यान में रहे,
जीवों के अंदर होने वाली समस्त रासायनिक प्रक्रियाएं क्या कहलाती हैं? उपापचय कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? उपापचय कहलाती। उपापचय सजीव का विशिष्ट लक्षण है, क्योंकि ये निर्जीव में नहीं पाया जाता है। अच्छा, एक तरह से वृद्धि निर्जीव में भी कुछ न कुछ पाई जाती है। जैसे लकड़ी है, वो क्या होती है, उसके आकार में वृद्धि हो जाती है। जैसे बरसात हुआ, फूल गई, बढ़ गई। लेकिन यहाँ पर जो अगर हम कहें उपापचय की बात करें, क्या करें? उपापचय की बात करें तो उपापचय केवल जीवों में ही पाया जाता है, सजीवों में पाया जाता है। क्योंकि रासायनिक क्रिया किसमें पाई जाती है? जीवों में पाई जाती हैं, न कि यहाँ पर पाई जाती हैं। तो ये आपका एक क्लियर हुआ। तो उपापचय आपको समझ में आ गया कि उपापचय क्या है? जीवों में होने वाली समस्त रासायनिक क्रियाएं जो सुचारू रूप से शरीर का संचालन करती हों, उसी को हम क्या कहेंगे? उपापचय की क्रिया कहेंगे। रासायनिक क्रिया बदलना, क्या करना? बदलना ना, यानी शरीर में सामंजस्य को स्थापित करना, शरीर में सामंजस्य को स्थापित करना, ये हो गया। और दूसरा हो गया संवेदनशीलता तथा अनुकूलन। क्या? संवेदनशीलता, यानी शरीर में क्या पाया जाता है? संवेदनशीलता पाई जाती है और तथा अनुकूलन पाया जाता है। देखिए भैया, संवेदनशीलता यानी कि जैसे संवेदन, हमको कांटा चुभा, क्या किया? कांटा चुभा, कांटा चुभने के प्रति हम लोगों ने क्या किया? अनुक्रिया किया। क्या किया? अनुक्रिया किया, यानी कांटा चुभा पैर को हमने हटा लिया। तो क्या किए? हमारे अंदर क्या है? संवेदना है। क्या है? संवेदना। हमने छुई मुई के पौधे को छुआ तो क्या करता है? अपने पत्ती को सिकोड़ लेता है। क्या है? संवेदना। आप समझ रहे हैं? यानी संवेदनशीलता पाया जाता है किसमें? सजीव में पाया जाता है। यानी बाहरी उद्दीपन के प्रति हम क्या करते हैं? अनुक्रिया करते हैं। इसी को यहाँ पर संवेदनशीलता से लिया गया है। और दूसरा है अनुकूलन, यानी सभी सजीव प्राणियों में अनुकूलन की भी प्रक्रियाएं पाई जाती हैं, इनमें अनुकूलन की क्षमता होती है। जैसे हम लोग गर्मी के प्रति क्या अनुक्रिया करते हैं? हम लोग पसीना को छोड़ते हैं, तो उसके प्रति क्या होती है? सामंजस्य स्थापित होती है। तो यानी गर्मी हुआ, हम लोग पसीना हुआ, सामंजस्य क्या हुआ? स्थापित हो गया। इसी को हम क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। यानी किसी भी कोई भी जीव वातावरण के प्रति अपने आप को सामंजस्य को स्थापित करे, इसी को हम क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ें क्लियर हो गई। अगली चीज़ के लिए हम लोग अगले दिन देखेंगे